दोस्तों, शुरुआत करते हैं आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना। इसके 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका टाइटल है स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण का कारण। जैसा कि उनकी बुक में होता है, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं। तो उसी के क्रम में प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रेम क्या है? हम किसी स्त्री से प्रेम क्यों करते हैं? स्त्री पुरुष के मध्य में आकर्षण है, उसका क्या कारण है? स्त्रियों के प्रति जो सकारात्मक या नकारात्मक विचार आते हैं, उनका कारण क्या है? आचार्य प्रशांत, तुम करते हो तो तुम बताओ ना। कोई अज्ञात बात होती तो मैं बताता, जो तुम कर रहे हो वो तो तुम ही बताओगे ना। क्यों कर रहे हो मुझे क्या पता। और ऐसा भी नहीं कह रहे हो कि तुम एक बार ऐसा क्यों हो गया। तुम कह रहे हो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब बारंबार हो रहा है, होता ही जा रहा है। तो तुम बताओ कि ये हो क्या रहा है, मुझे क्या पता। जो कुछ होता है तुम्हारे साथ, कुछ उसकी खबर लेते हो, ये क्या हो गया, या फिर फिसल जाते हो बस हो गया, चलो हो गया, फिर अरे फिर से हो गया, फिर अरे फिर से हो गया, होता ही जा रहा है। जितनी देर में खड़े होते हो कि हाथ बढ़ाएं कि ना फिसलो, अब तुम फिर गिर गए, और हाथ यहां जा रहा है, तुम नीचे जमीन पर हो, फिर फिसल गए। इतना भी अचानक नहीं हो जाता, सोचा समझा निर्णय होता है। माना कि काम बेहोशी में होता है, पर पूरे बेहोश नहीं होते हो तुम। सहमति तो तुम्हारी होती है कि चीज मजेदार है, मौका कौन चूके, या एकदम यकायक हो जाता है कि हम क्या करें, हो गया। बात सीधी है, मजा आता है। बात इतनी सीधी है कि इसमें समझाऊं भी क्या नहीं है। सेब खाते हो मजा आता है जुबान को, कोई मालिश करे मजा आता है पीठ को। वैसे ही जन्नांग होते हैं, उन्हें यौन सुख चाहिए। इसमें लोग जिज्ञासा करते क्यों हैं, मैं तो ये नहीं जान पाता। पुरुष जन्नांग है, स्त्री जन्नांग है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी को तुम बोलते हो आकर्षण। और क्या है इसमें छुपा हुआ, क्या है इसमें, क्या ऐसा है जो खुफिया है? कुछ नहीं, बात शारीरिक है पूरी और रासायनिक है पूरी। तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ रसायन है, स्त्री के शरीर के भीतर भी कुछ रसायन है। वो हैं ही इस तरीके के कि एक दूसरे की ओर खिंचेंगे। इसमें क्या पूछने की बात है, मैं स्त्री की ओर क्यों खिंचता हूं? अरे क्योंकि हार्मोन है इसलिए। लेकिन याद रखना, हार्मोन मालिक नहीं होते, हार्मोन को भी इजाजत तुम देते हो। और इजाजत तो छोड़ो, कई बार तो तुम उन हार्मोन्स को भड़काते भी हो। हार्मोन बेचारा चुपचाप भी बैठा होगा तो तुम उसे घिस घिस कर उत्तेजित करोगे, उठ जाग, दर्द दे दिल जगह। इसमें कोई मिस्ट्री या रहस्य नहीं है। कृपा करके इसको कोई रहस्यवादी आयाम मत दीजिए। ये स्त्री पुरुष आकर्षण में कोई रहस्यवाद नहीं है, कोई मिस्टिज्म नहीं है। पूरी प्रकृति में यही चल रहा है, नर मादा, नर मादा, नर मादा। इसमें क्या रहस्य? प्रकृति का मतलब है प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए। नर मादा आकर्षित होते रहते हैं ताकि बच्चे पैदा हों, प्रजाति आगे बढ़े। ये प्रकृति का बंदोबस्त है। इसलिए उसने तुम्हारे शरीर में हार्मोन छोड़े हैं ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे, नहीं तो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। ये प्रकृति का चाहना है। तुम कैसे भी रहो, प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए। बल्कि जो जितना गया गुजरा होता है, वो उतना ज्यादा प्रजाति को आगे बढ़ाता है। खरगोश देखा है कितने बच्चे पैदा करते हैं। और खरगोश इतने कामुक होते हैं कि भाषा में मुहावरा आ गया, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स। खरगोश की तरह प्रजनन मत करो, क्योंकि वो 2-4 महीने का होता नहीं कि शुरू हो जाता है। और एक बार में मादा खरगोश कभी 2, कभी 4, कभी 6 खरगोश पैदा करती है। बताओ क्यों? क्योंकि कमजोर है। जो जितना कमजोर होगा वो उतने बच्चे पैदा करेगा। शेर कितने पैदा करता है एक बार में? प्रश्न करता 1। आचार्य
एक नहीं तो दो। और शेर का एक शावक पैदा होगा सालों में, और खरगोश 6 महीने का होता नहीं कि बाप माँ सब बन जाता है, क्योंकि कमजोर है तो बहुत बच्चे चाहिए। जो जितना मजबूत होगा उसे बच्चे की उतनी कम आकांक्षा हो रहेगी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। खरगोश को तो पता है कि बहुत सारे पैदा होंगे तब कुछ बचेंगे, तो इतने सारे पैदा होने चाहिए। शेर कहता है हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, एक बहुत है। जंगल को उत्तराधिकारी ही तो चाहिए, राज्य को कितने औरत चाहिए होते हैं, एक बहुत है। तो ये है स्त्री पुरुष का खेल। हमारे भीतर एक कमजोरी बैठी हुई है, वही हमसे ये सब काम कराती है। इसको ये मत कह देना कि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो कहते हैं कि ये नेचुरल है वो नेचर का अर्थ नहीं समझते, वो प्रकृति को ही नेचर या स्वभाव बोल देते हैं। उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। जानवर के लिए प्रकृति स्वभाव है, मनुष्य के लिए प्रकृति स्वभाव नहीं है। जानवर के लिए नेचर है प्रकृति, मनुष्य के लिए नेचर है आत्मा। जो मूढ़ता में इस तरह की बातें मत बोल दिया करो कि अरे स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है तो नेचुरल है ना, बल्कि और चले आते हैं सूरमा कि अरे हम नपुंसक हैं क्या कि स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो हमारे पौरुष का सबूत है। पुरुष तुम होगे पर विक्षिप्त। पौरुष तो तुम्हारा पता नहीं, पागलपन तुम्हारा जरूर है। जो तुम बता रहे हो कि स्त्रियों की ओर भागना नेचुरल चीज है, वो नेचुरल चीज नहीं है। सांड गाय की ओर भाग रहा है, ये नेचुरल है, क्योंकि सांड का नेचर है, प्रकृति है। पर मनुष्य भागे अगर स्त्री की ओर तो ये नेचुरल नहीं है। तुम्हारा स्वभाव आत्मा है, तुम्हें सांड और गाय की तरह व्यवहार नहीं करना है। सांड के लिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य यही है कि खाओ और बछड़े बछिया पैदा करो। उसको 2 ही चीजें चाहिए, बढ़िया घास और बढ़िया गाय। तुम्हें भी क्या यही चाहिए? तुम भी सांड हो। तुम्हारी जिंदगी के दूसरे लक्ष्य हैं। तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचे काम करने हैं और अंततः तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। वो है तुम्हारा स्वभाव, वो है तुम्हारा नेचर, आत्मा। तुम्हें आत्मा चाहिए। सांड को कोई परेशानी नहीं होगी अगर उसे मुक्ति नहीं मिले। तुम जीवन भर बेचैन रहते हो अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तुम में और सांड में अंतर है। मत कह दिया करो कि ये सब तो स्वाभाविक चीजें हैं, नहीं है स्वाभाविक। बात कुछ समझ में आ रही है? अपने आप को पशुओं के तल पर मत ले जाया करो और अपने नाजायज कामों को जायज साबित करने के लिए पशुओं से संबंधित तर्क मत लिया करो। जानवर कोई काम करे तो वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो बेचारा जानवर है। वही काम तुम करोगे तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम जानवर नहीं हो। मैं समझता हूं कि मांस मत खाओ। लोग कहते हैं जानवर भी तो मांस खाते हैं। शेर ने इतना मांस खाया तो क्या शेर पापी हो गया? तुम शेर हो। शेर दहाड़े तो जंगल थर्राता है। तुम जरा दहाड़ कर दिखाना। तुम्हें और शेर को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, फिर पता चल जाएगा कि शेर कौन है। जो बचे वो शेर। मांस खाने के लिए तर्क दिया जाता है कि शेर भी तो मांस खाता है, हम मांस नहीं खाएंगे तो शेर कैसे बनेंगे। अच्छा, अगर शेर बनना है तो जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि शेर तो आकर अपार्टमेंट में नहीं रहता। फिर सारे काम शेर जैसे करो। शेर तो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता नहीं, टीवी देखता नहीं, ये सब काम बंद करते हैं क्योंकि तुम कह रहे हो कि शेर मांस खाता है, हम भी मांस खाएंगे। सारे काम फिर शेर जैसे करो। उदाहरण लो तो फिर पूरा कर लो। शेर को बहुत कुछ करने का हक है क्योंकि उस बेचारे की प्रज्ञा कभी जागृत ही नहीं हुई, उसका बोध कभी जगा ही नहीं। तो अब वो मांस खाए या कुछ करे,
उसे अब कोई पाप नहीं लगना, वो एक तरह की बेहोशी में जी रहा है और बेहोश आदमी को कोई पाप नहीं लगता। न्यायालय भी नशे में किस अपराध को सजा कम कर देता है। माना जाता है कि तुमने जो किया है वो गैर इरादतन था क्योंकि तुम नशे में थे, और तुम अगर पागल ही साबित हो जाओ तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुमसे कोई अपराध हो गया, लेकिन अगर न्यायालय में यह साबित हो जाए कि तुम पागल हो इसलिए तुमने ये अपराध किया तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलती। इसी तरह शेर कुछ भी करे उसे कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास बुद्धि की, बोध की संभावना ही नहीं है। तो उसे सजा कैसे मिलेगी? हाँ, तुम वही काम करोगे तो शेर कर रहा है तो बहुत गहरी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम बोधवान मनुष्य हो। तुम्हें बोध के अनुसार काम करना चाहिए था, प्रकृति के अनुसार नहीं। ये दो अलग अलग केंद्र होते हैं काम करने के। तुम प्रकृति के चलाए भी चल सकते हो और बोध के चलाए भी चल सकते हो। प्रकृति के चलाए चलोगे तो महापाप होगा, उसकी सजा मिलती ही मिलती है। बोध के चलाए चलोगे तो मुक्ति पाओगे, जो जीवन का परम लक्ष्य है। चैप्टर में हमने समझा कि हमको अपने बोध से चलना है, ना कि प्रकृति से। हो सकता है कि ये जो शरीर बना है इसकी प्रकृति ऐसी हो कि नारी के प्रति आकर्षण हो, लेकिन हमारी आत्मा, जो हमारा बोध है, उससे हमें चलना चाहिए। हम कोई पशु नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है जो हम उनकी तरह कृत्य करें। धन्यवाद।